दिस इज अनुपमा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th का टर्म 1 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा वो। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर हम लोग कुछ दिनों के लिए रोक देंगे और आप लोगों के लिए मैं साइंस का वन शॉट रिविजन वीडियो लेके आऊंगी ऑफ ऑल द चैप्टर्स जो कि आप लोगों के टर्म 1 के एग्जाम में आ रहे हैं। पहले हम केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बायो और फिजिक्स के चैप्टर्स भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेके आया हूं। मुझे लगा कि शायद पीछे से स्टार्ट करना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि चैप्टर 1 तो आप लोगों ने काफी बार पढ़ लिया होगा। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। इस एक वीडियो में आपका पूरा जितना भी मेटल एंड नॉन मेटल में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इतना रिवाइज कर लोगे और एक बार बस आपको अपनी एनसीईआरटी बुक रीड करनी है एंड यू आर डन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो हमें सबसे पहले पढ़ना होता है वो है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, विच इज वेरी वेरी इजी। जो कि बेसिक डिफरेंसेस आप लोग देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, फिजिकल डिफरेंसेस जो हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट एंड नॉन मेटल्स सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों स्टेट्स में पाए जा सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स लस्ट्रस मैलेबल डक्टाइल होते हैं, वही नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस नॉन मैलेबल एंड नॉन डक्टाइल होते हैं। सॉरी, तो इस तरीके के बहुत ही कॉमन से डिफरेंसेस है जो कि हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, उसको रिवाइज कराने की तो आई गेस जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मेन हम लोगों का यहाँ पर स्टार्ट होता है वो है अबाउट एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब जो हम लोगों ने नॉर्मल जो जनरल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पढ़ी है उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो आपके एमसीक्यूज में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो देखो, सबसे पहला एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि इतने सॉफ्ट है। जनरली मेटल्स हमने क्या पढ़ा, अब वेरी वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं। बस सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो कि इतने सॉफ्ट है कि आप उसको आराम से चाकू से काट सकते हो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान ये रखनी है कि सोडियम और पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, हम जनरली सोडियम और पोटेशियम पढ़ते हैं बट लिथियम को भी उसमें बीच में घुसा लो। इन तीनों की जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी सब एक जैसी होगी। इन केस अगर एग्जाम में कोई ऐसा एमसीक्यू आ गया जिसमें कि आपको लग रहा है कि अरे यार इसका ऑप्शन सोडियम और पोटेशियम होना चाहिए पर दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है, लिथियम दिया है, तो लिथियम सही आंसर होगा। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। वैसे तो ये चीज होगी नहीं बट इन केस सीबीएसई का कभी भी दिमाग घूम सकता है। तो इन केस अगर सोडियम और पोटेशियम आपको लग रहा है कि ऑप्शन में होना चाहिए और नहीं है, उसकी जगह पे लिथियम दिखाई दे रहा है, तो लिथियम को आंख बंद करके टिक मार देना। ठीक है, इन तीनों की प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी होती है, सिर्फ मतलब ये चाकू से काट लेने वाली प्रॉपर्टी है नहीं, बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन तो सब एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इतनी कम कि आप अगर उसको हाथ में पकड़ोगे, हाथ में रखोगे तो हाथ में ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जनरली हम देखते हैं कि मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है, आप नॉर्मली उसको पिघला नहीं सकते। बट गैलियम एंड सीजियम ऐसे दो मेटल्स हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, सॉरी इतनी कम है कि गैलियम और सीजियम ऐसे दो मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम है कि हाथ में वो पिघल जाते हैं। इसका ध्यान रखना कि सबसे कम अगर आपसे कोई पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट किसकी है तो गैलियम एंड सीजियम आंसर नहीं होगा। क्या होगा अभी बताते हैं। देखो, थर्ड पॉइंट ये है कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज लस्टरस, बहुत कॉमन सी चीज है, हल्का सा वॉयलेट कलर का होता है, पर्पल लस्टरस होता है आयोडीन। ठीक है, उसमें चमक होती है नॉन मेटल होने के बाद भी। ग्रेफाइट हमने पढ़ा है कि ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। ठीक है, और एक ऐसा नॉन मेटल है विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि नॉन मेटल्स हमने पढ़ा है कि कंडक्टर नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट बट एक्सेप्ट मर्क्यूरी। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कम किस मेटल की है, तो भाई सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होती है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है कौन, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगी, इस बात का ध्यान रखना। गैलियम और सीजियम अगर ऑप्शन में आएगा जरूर कंफ्यूज करने के लिए, तो गैलियम और सीजियम अगर आपके ऑप्शन में दिख जाता है आपको तो उसको मार्क नहीं करना है, सही आंसर मर्क्यूरी है, क्योंकि मर्क्यूरी ऑलरेडी पिघल चुका है। ठीक है, अभी तो उसको पिघलाना है, थोड़ा सा टेम्परेचर फिर भी देना पड़ेगा, हाथ में रखना पड़ेगा तो पिघलाने के लिए, बट ये तो पहले से ही पिघला हुआ है। ठीक है,
तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपके ये 5 एक्सेप्शंस हैं, बाकी ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं। वो क्या है, देखो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो ज्यादातर आपके गैसियस स्टेट में या फिर आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल है ये। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग मेटल्स, भाई बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स में तो हमने पढ़ लिया क्या है, ग्रेफाइट, पर मेटल में सबसे अच्छा कौन सा मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो कौन है, सिल्वर, ठीक है। सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम, इस तरीके से चलता रहता है। बट स्टिल हम लोग सिल्वर को वायरिंग में यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि भाई चोरी हो जाएगी ना, सिल्वर इतना महंगा लोग चुरा लेंगे, ठीक है, तो इसलिए सिल्वर नहीं यूज किया जाता है वायरिंग में बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग मेटल्स है आपका लेड, जिसका सिंबल क्या होता है, Pb, ठीक है, देखो आप लोगों ने क्या होता है सिंबल, P और B, इसका सिंबल क्या होता है, Ag, सिंबल्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर टेक्स्ट बुक के बाहर से अगर कोई मेटल आ जाता है तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अरे ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, आई होप दिस इज क्लियर, लिख लो फटाफट। अब नाउ एक्सेप्शन, व्हेन एक्सेप्शन इज डन, उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले भाई ऑक्सीजन के साथ पढ़ ले, ठीक है, चलो देखो फटाफट, रिएक्शन विथ किसके साथ, ऑक्सीजन, किसका, मेटल्स एंड नॉन मेटल का। तो ध्यान में ये रखना है भाई, बहुत आसान सी बात है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे कि नहीं, कुछ और बना देंगे, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। बहुत सिंपल सी चीज, कोई नई बात तो हमने बता नहीं दी है, ठीक है, बड़ी आसान सी चीज है। अब जरा ये मेटल वाले को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मेटल ले लो, देखो मान लो कि सोडियम मैंने ले लिया, ठीक है, सोडियम का रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना लेगा ये, सोडियम ऑक्साइड Na2O, बैलेंस कर लो इसको, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 4 लगा दो, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही पोटेशियम के साथ करा दो कि ऑक्सीजन का रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम K2O मतलब पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, इन दोनों के केस में हमने ये देखा, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने पढ़ ली होगी भाई, चैप्टर 1 में रिएक्टिविटी सीरीज थी, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, यानी कि एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, तीनों इसी के नाम है, ठीक है, उसके हिसाब से सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम आता, तो हमने सबसे पहले उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया और हमने देखा कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बन रहा है। बट एक्चुअल में जब ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत ज्यादा हीट निकलती है इसमें, अरे समझ में आ रहा है। सोडियम और पोटेशियम को जब हम हीट करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जो है वो निकलती है। अब ये जो हीट है ये इतनी ज्यादा हो सकती है कि हो सकता है कि कोई ब्लास्ट हो जाए, एक्सप्लोजन हो जाए, ठीक है, बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है सोडियम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सप्लोजिव हो सकता है ये रिएक्शन, ध्यान रखना है इस बात को। अब जरा मैग्नीशियम की बात कर ले, मैग्नीशियम का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो MgO बनता है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मैग्नीशियम का रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ आप लोगों को बताया था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन्स, पतली पतली रिबन्स होती हैं इस तरीके से, उसको हम जलाते हैं, मैंने वीडियो भी दिखाई थी अपने लेक्चर में, नहीं देखा तो देख लो जाके, चैप्टर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है मैग्नीशियम का जलना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बड़ी ही खूबसूरत व्हाइट लाइट के साथ मैग्नीशियम जलता है और ये व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होने के बाद लाइट थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है और आप देखते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का एक पाउडर बचता है। वो व्हाइट कलर का पाउडर एक्चुअल में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया विच इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। कलर ध्यान रखना है, जिन जिन चीजों का कलर आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो सारे कलर्स आपको याद रखने हैं। ऐसे कैल्शियम का रिएक्शन कर लो भाई, कैल्शियम का क्या बनाओगे,
कैल्शियम ऑक्साइड बनाओगे बैलेंस करने के लिए 2 और 2 लगा दो। ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी बुलाते हैं, याद आया ये वही चूना है जिसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉश के लिए, ठीक है ये वही चूना है। क्विक लाइम को पानी में डाला, उबाल आने लग गए और स्लेट लाइम बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन भी चैप्टर 1 का जब रिविजन करेंगे तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है जब हम कैल्शियम का रिएक्शन ऑक्सीजन, ऐसे कोई भी मेटल ले लो आप, एल्यूमिनियम ले लो, जिंक ले लो, उसके बाद फिर आयरन ले लो, ठीक है। सबका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस तरीके से ऑक्साइड्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी रिएक्शंस है ये सब क्या है एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देखो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या देखो लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है कि नहीं, ये भी एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर क्या हो रहा है लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी रिएक्शंस मैंने लिखे हैं सबके सब एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि भाई मैंने ये क्या है, मैं मान लो कि ये मेटल ऑक्साइड है, मैंने अच्छा चलो इसकी हम बाद में बात करते हैं, मैं साथ में यहीं पर नॉन मेटल ऑक्साइड्स का भी करवा देती हूँ। ये हमने मेटल ऑक्साइड्स ले लिए, अब हम जरा इस तरफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स कर लेते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। नॉन मेटल ऑक्साइड में एग्जांपल ले लो भाई, कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ठीक है, और क्या ले लोगे, सल्फर ले लोगे, ये सब क्या है नॉन मेटल्स हैं, इन सब का रिएक्शन करा दो जरा। कार्बन का रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, कोयले को जला दो, ऑक्सीजन में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऑक्साइड्स बन सकते हैं। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ करा दिया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तरीके से ऑक्साइड्स यहाँ पर बन गए, ठीक है। तो ये हो गया नॉन मेटल का रिएक्शन और ये हो गया मेटल का रिएक्शन, बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब जरा मैं इसमें से ये मैं मिटा दे रही हूँ। अब मान लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है ना। न्यूट्रलाइजेशन हमें बस एक एग्जांपल चाहिए, तो मान लो कि यहाँ से मैंने ले लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड में मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दूंगी, मुझे आप लोगों को एक नई चीज बतानी है जिसमें कि मैं मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स को यूज करूंगी, ठीक है। तो मैंने मेटल ऑक्साइड में मान लो क्या ले लिया है, सोडियम ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल में मैंने ले लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था, एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं, और क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड का रिएक्शन हमने बेस के साथ कराया तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। इस चीज का ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन व्हिच अ एसिड न्यूट्रलाइजेस अ बेस, क्लियर। अब मान लो कि मैंने एक एसिड ले लिया, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, जिसमें जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक ट्रिक यही चलते चलते मैं बता देती हूँ कि जब भी आपको केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस करने के लिए बोले और आपको बोले एसिड का रिएक्शन किसी के साथ करो, बेस का रिएक्शन किसी के साथ कराओ, ठीक है। तो जब भी आपको बोले एसिड का रिएक्शन कराने के लिए तो आप हमेशा आपको एसिड के लिए HCl लेना है, ठीक है। कोशिश यही करनी है कि HCl से काम हो जाए, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है कि रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, होगा रिएक्शन या नहीं होगा, इसी कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो हमने HCl ले लिया। नेक्स्ट अगर आपसे कोई बोले कि बेस लेना है एसिड, फटाक से हमने कौन सा एसिड ले लिया, HCl। जब भी एसिड उठाएंगे तो हम HCl ले लेंगे। मान लो कि मैंने यहाँ पर HCl का रिएक्शन करा दिया मेटल ऑक्साइड के साथ, मेरा मन, ठीक है, करा दिया मैंने भाई सोडियम ऑक्साइड के साथ। ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है भाई, ठीक है। मैंने उसका रिएक्शन HCl के साथ करा, बना क्या, मैंने देखा कि NaCl बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है। भाई NaCl क्या है, सॉल्ट है, वाटर तो वाटर है, ये क्या है, एसिड। अब यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन होने लगे। हमने ये पढ़ा है कि एसिड हमेशा बेस के साथ ही सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, यहाँ तो एसिड इस मेटल ऑक्साइड के साथ भी सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सोडियम ऑक्साइड है जो कि है एक्चुअल में क्या, मेटल ऑक्साइड, वो किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। भाई समझ में आया, मैंने क्या बोला कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर देता है, एसिड हमेशा बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर देगा। मैंने बेस की जगह पे क्या ले लिया, सोडियम ऑक्साइड ले लिया, और मैंने रिएक्शन किया, देखा सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। उस केस में क्या होगा,
उस केस में ये हमको पता चलेगा कि जो मेटल ऑक्साइड मैंने लिया था वो यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। अब यही रिएक्शन मैंने बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स के साथ कराया। मैंने सोडियम ऑक्साइड की जगह पे एक बार पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया, एक कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, अलग अलग मेटल ऑक्साइड्स के साथ कराया, तो मैंने हर बार देखा कि सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आप मेटल ऑक्साइड्स ले लो, ठीक है, जितने भी आप मेटल ऑक्साइड ले लो, सारे मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, सारे मेटल ऑक्साइड्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई। वो क्या पता चल गई कि मेटल ऑक्साइड, यहाँ लिख देती हूँ, गंदा कर दिया, मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर? चलो अच्छा, अब हम बात करते हैं जरा नॉन मेटल ऑक्साइड की, ठीक है। यही सेम चीज रखनी है दिमाग में, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। मैंने ले लिया है, मान लो कि मैंने एक बेस ले लिया, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेस में हमेशा क्या बोला मैंने लेने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया मैंने, साथ में इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर एक बेस और मैंने उसका रिएक्शन करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मैंने देखा कि यहाँ पे बन गया सोडियम कार्बोनेट, साथ में बन रहा है वाटर, Na2CO3 प्लस वाटर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये एक सॉल्ट है और ये वाटर है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज दिखाई दे रही है कि मैंने लिया था बेस, उसका रिएक्शन करा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। और हमने ये पढ़ा है क्या कि हमेशा बेस एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर देता है, बेस हमेशा किसके साथ, एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर देता है। इसका मतलब यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। अब इसकी जगह पे आप कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लो, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लो तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो कोई भी आप यहाँ पर नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लोगे वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि हमें यहाँ से एक और बात ये पता चल गई कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो है हम लोगों को यहाँ पर बोल भाई पता चल गई, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे जो गंदगी मचाई थी इसको मैं साफ कर दूं, क्योंकि अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। चलो इतना तो हमको क्लियर हो गया कि अगर हम मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। उसमें भी हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर मेटल में हमने सोडियम और पोटेशियम ले लिया तो रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। हम जनरली लैब्स में इसको करना अवॉइड करते हैं बिकॉज रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर हमें ये समझनी है कि मान लो, है ना, मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया Al2O3, ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने HCl के साथ कराया, ठीक है। अब जरा अपनी तीव्र बुद्धि लगाओ और मुझे ये बताओ कि ये है एसिड, ये है क्या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, मतलब क्या मेटल ऑक्साइड। तो ये तो हो गया एसिड और ये हो गया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, मतलब कि यहाँ पर ये बेस की तरह काम कर रहा होगा। मेटल ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, उसका ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो गया, बेस की तरह काम कर रहा होगा। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा एंड वाटर बन जाएगा। ये एक सॉल्ट है, ठीक है। तो बात सही है, रिएक्शन में कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है, एकदम सही। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया था जो कि बेसिक नेचर का होना चाहिए था, HCl के साथ रिएक्शन किया, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। मैंने क्या किया, मैंने, ये तो हो गया आपका पहला रिएक्शन, मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन इस बार बेस के साथ करा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा लिया, एक बेस के साथ करा लिया। जब मैंने बेस के साथ कराया तो मैंने ये देखा कि NaAlO2 बन रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में बन रहा है वाटर। ध्यान रखना ये एक सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट इज अ सॉल्ट। ये हमने लिया था बेस, ठीक है। तो बेस किसके साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, बेस किसके साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, एसिड के साथ। मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। अब ये क्या गड़बड़ हो गई,
अभी तो हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, यहाँ पर एक ही मेटल ऑक्साइड कभी बेसिक कभी एसिडिक। तो ध्यान रखना कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, कुछ ही होंगे, सारे नहीं। इसमें से एक एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और हमने पढ़ लिया ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करेंगे। ठीक है, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करेंगे। ये तीनों ही एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए बिकॉज़ इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू पेपर टर्म 1। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह एक्ट करते हैं उनको हम बुलाते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बुलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम इनको बुलाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फटाक से लिख लो जो लिख पाओ। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो अगला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद वाटर। अब रिएक्शन विद वाटर, ध्यान रखो कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोगों को नॉन मेटल का रिएक्शन नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेटल का रिएक्शन पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रिएक्शन विद वाटर H2O। तो मेटल्स रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डीप जाके बता रही हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए बताना मेरा फर्ज है। तो मेटल रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड ये जो बनता है ये फिर से रिएक्शन करता है वाटर के साथ और बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मेटल्स रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, और मेटल ऑक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। अब इन दोनों रिएक्शन का मतलब ये है कि जो मेटल है वो पहले वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। उसके बाद ये मेटल ऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो मेटल से फाइनल हमारा क्या बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड ही बन रहा है, पर बीच में मेटल ऑक्साइड भी बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात? मेटल पहले मेटल ऑक्साइड बनाएगा पानी के साथ रिएक्शन करके, और उसके बाद यही मेटल ऑक्साइड फिर पानी के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब चाहो तो आप इसको दो अलग अलग स्टेप्स में लिख सकते हो, या आप इसको कंबाइन करके डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। चाहो तो डायरेक्ट लिख लो और चाहो तो इनडायरेक्ट लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब जरा एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, ध्यान से। तो सोडियम का रिएक्शन अगर आप पानी के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर आप पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी मैंने आप लोगों को बताया है कई बार कि एक जैसी होती है। कितने भी अगर आपने कोई रिएक्शन पढ़ा है सोडियम का तो वो सेम रिएक्शन पोटेशियम भी ठीक उसी तरीके से दे रहा होगा। ठीक है, दोनों की रिएक्टिविटी भी लगभग सेम है, सारे के सारे उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम है। जो चीज सोडियम के लिए वो चीजें पोटेशियम के लिए सेम, यही चीज मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए भी होगी। जो रिएक्शन मैग्नीशियम देता है वही सारे रिएक्शन कैल्शियम देता है, उसी तरीके से देता है। तो सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया और क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में बनता है यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन भी बनता है, इसको भी ऐड कर लो। ठीक है, एक गैस निकल रही होती है, वो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये निकल रहा होता है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही हम सोडियम को वाटर में डालते हैं ना, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ये दोनों मेटल्स इतने रिएक्टिव है कि जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे पानी में लग जाएगी आग। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। अब रिएक्शन के एक्सोथर्मिक होने से क्या होता है कि जैसे आपने सोडियम को वाटर में डाला, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में बहुत सारी हीट निकली। ये हीट क्या करती है, जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसको जलाने लगती है। भाई हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस है। ठीक है, उसको जरा से भी
आग लगी वो तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है और रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकल रही होती है, तो फिर हाइड्रोजन में आग लग जाती है। इसीलिए ये जो दोनों रिएक्शन है इसको हम लैब में परफॉर्म करना अवॉइड करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है। ठीक है, इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है, इतनी भयंकर आग लग सकती है कि हो सकता है बीकर बीकर सब आपका फट जाए। ठीक है, तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वेरी विगरसली विद वाटर। इन फैक्ट द वाटर कैचेस फायर, जो हाइड्रोजन है उसमें आग लग जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन में आग लग जाएगी। अच्छा, ये हो गया एक एग्जांपल। अगला एग्जांपल देख लो कैल्शियम के साथ। कैल्शियम रिएक्शन करता है वाटर के साथ, बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक इसी तरीके से मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, Mg+H2O H2O, और क्या बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का रिएक्शन विद वाटर इज आल्सो एक्सोथर्मिक, बट इतनी हीट नहीं निकलती है कि हाइड्रोजन में आग लग जाए। ठीक है, इतनी हीट नहीं निकल पाती है कि हाइड्रोजन में आग लग जाए। हाइड्रोजन में आग नहीं लगेगी यहाँ पे, वो सिर्फ सोडियम और पोटेशियम के केस में होगा। इन केस अगर ऑप्शन में सोडियम और पोटेशियम नहीं देगा, उस केस में और लिथियम दिया हुआ है, उस केस में आप लिथियम मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम अगर नहीं दिया है, लिथियम दिया है, तो आप लिथियम को मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब कैल्शियम और मैग्नीशियम में देखो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, जो बबल्स निकलते हैं, अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की है पानी से, ठीक है, तो वो क्या करेगी ऊपर की तरफ उठेगी। तो जब ये रिएक्शन होता है तो हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है वो कैल्शियम वाला जो मेटल है, कैल्शियम या मैग्नीशियम मेटल के साथ चिपक जाता है। ठीक है, और मेटल भी हाइड्रोजन गैस के साथ साथ मेटल भी ऊपर पानी के ऊपर आने लगता है, और ऐसा लगता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो मेटल है वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए हैं सैम्पल पेपर्स में, इस पे क्वेश्चन बन रहा है कि व्हिच ऑफ द मेटल्स विल स्टार्ट फ्लोटिंग when it reacts with water, ठीक है, and why। ठीक है, तो उस केस में क्या बताओ कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो कि फ्लोट करने लग जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो होते हैं वो मेटल पे जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, अब एक और चीज ये है कि क्योंकि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं कि उनको पानी गर्म हो, ठंडा हो, उबलता हुआ हो, एकदम चिल्ड वाटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही कैसे वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए वाटर हल्का सा वार्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। पानी बहुत ज्यादा ठंडा होगा, ठीक है, चिल्ड पानी होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। अगला हम कर लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रिएक्शन हमने वाटर के साथ किया, क्या बनेगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बाकी सारी जगह पे क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड 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 हाइड्रोक्साइड। यहाँ क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरी चीज, यहाँ पे जो पानी है वो गैसियस स्टेट में हम लेंगे, यानी कि स्टीम के फॉर्म में। जो पानी है वो कौन से स्टेट में लेना है, गैसियस स्टेट में, मतलब कि भाप के साथ रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पर इतना ज्यादा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस में आग वाग लगे या एल्यूमिनियम फ्लोट करने लगे। नथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस। अगला, एल्यूमिनियम के जैसे ही आपका आयरन भी सेम इसी तरीके से रिएक्शन करता है वाटर के साथ। ठीक है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और क्या बनाएगा Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके केस में भी ऑक्साइड ही बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, याद रख लो। एल्यूमिनियम, आयरन, और एक और एग्जांपल जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इन सब के केस में ऑक्साइड में बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस सब में प्रोड्यूस होगी। तो जिंक का रिएक्शन वाटर के साथ करोगे, ये भी स्टीम के फॉर्म में होगा। आई होप बोर्ड आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन विद, हाँ दिख रहा है, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम का कर लिया हम लोगों ने, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक का, कैल्शियम मैग्नीशियम का कर लिया, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक के केस में ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनेंगे। अब देखो हमने ये चीज देखी कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो पानी के साथ भी बड़ी तेज रिएक्शन कर जा रहे हैं, और हवा में रखो तो भी बड़ी तेज रिएक्शन। तो रखे कहाँ पर इसको, हवा में नहीं रख सकते, पानी में नहीं रख सकते, कहाँ रखेंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसीलिए हम पोटेशियम और
सोडियम को, इनफैक्ट लिथियम को भी, मैं लिथियम का नाम ना भी लूं तो भी आप उसको समझ लेना कि लिथियम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन बिटवीन सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो इन तीनों मेटल्स को हम केरोसिन में डाल के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बचाना है इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ना हो जाए। तो सोडियम सोडियम ही रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, वाटर के साथ करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हमें रोकना है, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो हम केरोसिन में डाल के लेके जाते हैं सोडियम और पोटेशियम को। लैब में भी अगर सोडियम और पोटेशियम को रखना होता है तो हम केरोसिन में डाल के रखते हैं। केरोसिन क्या करता है, केरोसिन सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और इसका रिएक्शन वाटर और एयर के साथ होने नहीं देगा, तो हमारा सोडियम और पोटेशियम मेटल वैसा का वैसा रहेगा। तो दिस वाज रिएक्शन विद वाटर, फटाफट इसको लिख लो। उसके बाद अगला रिएक्शन हमारा है रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो भाई, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, छोटे कम समय में ही आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, पर वही बात है ना कि मतलब कोई कितना स्पीड में बोलेगा, मैं वैसे ही काफ़ी स्पीड में बोलती हूँ। रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये देखो क्या है भाई, मेटल का सॉल्ट उसका सॉल्यूशन बना देना है। मतलब मान लो कि हमने मेटल ले लिया सोडियम, ठीक है, हमने मेटल ले लिया है क्या सोडियम, या हम कोई दूसरा मेटल लेते हैं। मान लो हमने मेटल ले लिया क्या कॉपर, है ना। कॉपर का सॉल्ट, कॉपर का एक सॉल्ट बना लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट, और उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब पानी में डाल दो, सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ पानी में बोल दो, तो कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेट में अगर आपने ले लिया तो मतलब क्या हो गया मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, जो थोड़ा सा अजीब सा डरावना टाइप लग रहा है, बड़ी सिंपल सी चीज है। मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब कोई एक मेटल ले लो, उसका सॉल्ट ले लो, उसके सॉल्यूशन स्टेट में डाल दो, तो कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेट में, मतलब क्या है पानी में डिसॉल्व कर दिया। अच्छा, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं। हमने पढ़ा है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस स्टेट में कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इसमें आयरन की कील डाल दो, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होगा ये, तो क्या होगा फेरस सल्फेट FeSO4 बन जाता है, और साथ में आपको क्या मिल जाता है कॉपर मिल जाएगा सॉलिड स्टेट में, और ये हो जाएगा आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर बाहर और उसकी जगह ले ली, ठीक है, FeSO4 बना लिया। ये कैसे पता चलता है हमें कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर को हटा दिया, ठीक है। कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है, ये हमें पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फटाफट यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देखो सबसे पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, छूटा तो नहीं कोई, नहीं, कॉपर, उसके बाद फिर मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, बस इतना बहुत है, ठीक है। देखो कॉपर यहाँ है और आयरन ऊपर है, ऊपर से नीचे जाते वक्त रिएक्टिविटी क्या कर रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है, ध्यान रखना रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। जैसे सबसे ऊपर देखो पोटेशियम और सोडियम है, दोनों ही क्या है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे आ रही रिएक्टिविटी घट रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर कम रिएक्टिव और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर सल्फेट से क्या बन जाएगा आयरन सल्फेट बन जाएगा, ब्लू से ग्रीन कलर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शंस खत्म हो गया, इसके बाद हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होगा विच इज आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। चलो रेडी, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब एक मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, एक नॉन मेटल के साथ, ठीक है। एक मेटल रिएक्शन करेगा नॉन मेटल के साथ, जैसे सोडियम Na इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 और क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 सॉरी। तो सोडियम 11 होता है मतलब 2,8,1 और क्लोरीन होता है 17 मतलब 2,8,7। यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेल्स में तो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो होता क्या है कि
सोडियम कोई भी एटम स्टेबल होना चाहेगा, स्टेबल होने के लिए वो ये चाहेगा कि उसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। कैसे आएंगे? सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो या तो वो 7 ले ले या एक दे दे, तो 7 तो कोई देगा नहीं उसको, तो वो क्या करेगा, उसको मजबूरन एक इलेक्ट्रॉन अपना दान करना पड़ेगा, तो ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो वो चाहेगा कि मैक्सिमम आ जाए उसके पास, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिल जाए तो बस वो स्टेबल हो जाएगा, तो उसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो क्यों ना सोडियम ही क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। तो सोडियम क्या बन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज की बात मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, मेटल्स बहुत अच्छे होते हैं, इस चीज को अपने खोपड़ी के अंदर एकदम अच्छे से गुजार लो, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, दानी टाइप के लोग होते हैं, महापुरुष एकदम महात्मा टाइप के लोग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का दान करेंगे, और जो दान करेंगे वो पुण्य कमाएंगे, ठीक है, और जो दान करेंगे वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव कैरेक्टर के होंगे, इसलिए उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से अगर आप मेटल का याद करोगे तो नॉन मेटल का अपने आप याद हो जाएगा। नॉन मेटल के केस में क्या होगा, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, बहुत दुष्ट लोग होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, नेगेटिव चार्ज, तो लोग छीन लेंगे वो बुरे लोग होंगे, बुरे लोगों के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव कैरेक्टर, बुरे लोग, तो क्या हो गया, क्लोरीन हो गया हमारा नेगेटिव। अब क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, सोडियम हो गया है पॉजिटिव और क्लोरीन हो गया है नेगेटिव, तो ये एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, ठीक है। जब दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उस केस में क्या होता है कि वो लोग, उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो जो सोडियम है वो पॉजिटिव है और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर किसी के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं कटायन, नहीं पता है तो जान लो, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं अनायन, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कटायन बोलते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम अनायन बोलते हैं, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आयंस बन रहे हैं, आयंस क्यों बने, क्योंकि एक ने दिया और एक ने लिया, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मेटल देगा, नॉन मेटल लेगा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और ये एक और नाम से जाने जाते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो फटाफट कुछ इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर्स कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो NaCl बना ले। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बनाते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो देखो जरा, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर मोस्ट शेल में, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये रहा क्लोरीन विद 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक के साथ, इसको डब्बे के अंदर डाल लो, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन से फैले हुए नजर आए। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने के बाद क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, पहले इलेक्ट्रॉन दे दिया ना तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन देखो, क्लोरीन के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी से ले लिया, किससे, सोडियम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सबसे सिंपलेस्ट सोडियम क्लोराइड का, जो भी कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बहुत आसान है इसलिए, ठीक है। दूसरा देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। MgCl2, अब देखो मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। 12 का मतलब 2,8,2, मतलब क्या, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। अब क्लोरीन लेकिन एक ही लेता है, क्लोरीन क्या करता है, एक ही तो चाहिए उसके पास, आउटर मोस्ट शेल में 7 है, सिर्फ एक की जरूरत है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 क्लोरीन को बुलाएगा, मैग्नीशियम को तो 2 इलेक्ट्रॉन देने ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, इसलिए MgCl2 लगा है, नीचे 2 लगा है, मतलब कि एक मैग्नीशियम
2 क्लोरीन, तो ये रहा। ऐसे बना लो मैग्नीशियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रहा 1 क्लोरीन और ये रहा 1 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 क्लोरीन विद 7 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा क्लोरीन विद 7 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्या बन गया? Mg2 पॉजिटिव और Cl 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, 2 क्लोरीन थे, इसमें आगे लग जाएगा नीचे 2। ठीक है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। क्लोरीन, 1 क्लोरीन की बात होगी, 1 क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? 1 लिया है, इसलिए नेगेटिव चार्ज। 2 क्लोरीन है, ये कैसे बताओगे? नीचे 2 लिख के। ठीक है, तीसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन के 2 एग्जांपल। अब अगला हम मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लेते हैं। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसमें मैग्नीशियम का तो हमको पता है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों उसको देने हैं। ऑक्सीजन का जरा देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 का मतलब 2,6। अब जरा मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? लेगा। 6 है, 2 और मिल जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो मैग्नीशियम तो 2 दे ही रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ये रहा ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास बना लो। ठीक है, सुंदर सुंदर, ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत ही साफ सफाई से ऑक्सीजन को पकड़ा देना है। अब क्योंकि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, और क्योंकि ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए 2 नेगेटिव। मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है, नीचे कोई नंबर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक और बता दे रही हूँ, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, यही सब पूछते हैं, इसके अलावा और कोई कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा, सब यही सब घूम घूम घुमा के पूछते हैं। कौन सा? 4th सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, अब जरा देखो, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 2 सोडियम, Na2 का मतलब कितने सोडियम लेने हैं? 2। यहीं से जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो फॉर्मूला दिया हुआ है, सॉरी जो फॉर्मूला दिया हुआ है वही समझना है कि कितने सोडियम लेना है। Na2 मतलब 2 सोडियम लेना है, प्लस ऑक्सीजन। ये रहा वो ऑक्सीजन के आउटर मोशन में अभी हमने पता लगाया कितने होते हैं? 6 होते हैं, बना लो 6। ठीक है, ऑक्सीजन के हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके खुद के बना लिए। एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, 2 चाहिए तो ऑक्सीजन को, देखो 6 है, 2 चाहिए, 8 चाहिए, मिल गया एक एक इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? सोडियम प्लस। ये नहीं कर देना है कि सोडियम 2 प्लस कर देना है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए 1 ही प्लस। कितने सोडियम है? 2। ये कैसे बताओगे? नीचे लिख कर बताओगे। ठीक है, उसके बाद ये आ गया ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसीलिए 2 नेगेटिव। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन नॉट स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम की जगह पे कैल्शियम दे देगा, एकदम सेम इलेक्ट्रॉन नॉट स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें मैंने बनाया नहीं है। सोडियम की जगह पे पोटेशियम दे देगा, एकदम सेम इलेक्ट्रॉन नॉट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम एक जैसे, मैग्नीशियम और कैल्शियम एक जैसे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है आयनिक कंपाउंड का, फाइनली वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। दिस इज द लास्ट टॉपिक। देख लो जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है। अब देखो आयनिक कंपाउंड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड्स में। अब क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, तो जो आपके आयंस है, आयंस ही तो यहाँ पे पार्टिकल्स है, जो आयंस है उनके बहुत ही एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे, पास पास एकदम। ठीक है, और हमने ये पढ़ा है कि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते किसमें है? सॉलिड में, है कि नहीं? सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम एक दूसरे के पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सब कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में। तो पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन केस अगर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, चलो दूसरा क्या है? अब देखो क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है, अगर सॉलिड को पिघलाना होगा तो हम क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है,
मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है? क्योंकि बहुत हीट करना पड़ेगा तब जाके एक दूसरे को दूर जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, दूर ही नहीं जा रहा है, तो उसको दूर करने के लिए पार्टिकल्स को या आयंस को दूर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और ये ऐसा क्यों है? किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, रीजन वही है। थर्ड क्या है? जितने भी आपके देखो आयनिक कंपाउंड्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी में एक खूबी होती है कि पानी में अगर आप कोई चीज डालो तो पानी उसको आयंस में तोड़ने की कोशिश करता है, और आयनिक कंपाउंड्स तो बने ही हुए हैं आयनिक आयंस से, है ना। तो जैसे ही आप किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालोगे तो वाटर क्या करेगा? उसको आयंस में तोड़ देगा। जैसे NaCl डाला तो NaCl को फट से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में दोनों में अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? और अच्छा एक और चीज, पानी में जो चीज आयंस में टूट जाती है वही चीज सॉल्युबल होती है। अगर कोई चीज पानी में नहीं टूट रही है, जैसे कि ऑयल, पानी में ऑयल डालोगे तो ऑयल आयंस में नहीं टूट पाता, इसीलिए ऑयल जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो जो आयनिक कंपाउंड्स है वो सब क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आयंस में टूट जाते हैं। और जो चीज वाटर में, याद रखना, जो चीज वाटर में सॉल्युबल होती है वो इनसॉल्युबल होती है। किसमें? इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब जैसे आपका पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। अल्कोहल, ठीक है, केरोसिन बोल दिया था, केरोसिन, ठीक है। तो वाटर में सॉल्युबल होंगे बट इनसॉल्युबल इन आयनिक कंपाउंड होंगे। जो लास्ट है वो ये है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जरूर करेंगे, बिकॉज आयंस है। ओनली इन कौन सा स्टेट? एक्वस स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, गलती हो सकती है कि आयनिक कंपाउंड्स हमेशा एक्वस स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या हुआ? लिक्विड स्टेट। हम लिक्विड स्टेट बोलते नहीं है, हम मोल्टन स्टेट बोलते हैं। किसी आयनिक कंपाउंड को पिघला दो, ठीक है, उसको लिक्विड में चेंज कर दो, तो उसी स्टेट को हम क्या बोलेंगे? मोल्टन स्टेट। या किसी आयनिक कंपाउंड के पानी में डाल दो, एक्वस मतलब क्या? डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में डाल दो, दोनों ही केसेस में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट सॉलिड में नहीं करता। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो आयंस है, जो चार्ज है, वो फ्लो होना चाहिए। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो हिल भी नहीं पाता, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, ठीक है। सो ये हो गया आपका चारों पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। सो दिस इज हाउ योर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। और मैंने पूरी एक वीडियो बना के कंपाइल करके पूरा मेन जितना भी था जो आपके एग्जाम में आने लायक था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ये वीडियो देख लो, रिवीजन हो जाएगा एकदम बढ़िया वाला। उसके बाद फिर एक बार टेक्स्ट बुक खोल लो या फिर आप सैम्पल पेपर, दोनों में से कोई एक काम भी करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सैम्पल पेपर उठा लो, उसको लगा लो, या फिर एनसीईआरटी एक बार रीड करोगे एंड यू आर डन फॉर योर टर्म 1 एग्जाम। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो और बुक्स रीड कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यू आर केपेबल ऑफ गिविंग योर टर्म 1 एग्जाम, देन यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे एमसीक्यू वाले, तब तक आपका प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। तो आप सैम्पल पेपर्स उठाइए और उसमें जो जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक पीडीएफ में यहाँ पर डाल दूंगी, एक पेपर में यहाँ पर डाल दूंगी, एक लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग सारे एमसीक्यूज मैंने उसमें डाल दिए होंगे, हो सकता है एक आध आपको मिलते जुलते भी लग जाए, कोई टेंशन नहीं है। आप उन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करिए, उसको प्रैक्टिस करने के बाद यू आर कंप्लीटेड, यू आर डन विद योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो हमारी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे आएगी और काफी लंबा चैप्टर है, तब तक आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, बहुत अच्छे से, बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। और टर्म 1 का एग्जाम आपके लिए एकदम बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज एमसीक्यू आएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपल टिक लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा